आज मैं जीवन और मृत्यु की वैज्ञानिकता पर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। विषय है जीवन और मृत्यु की वैज्ञानिकता। बहुत सारे हिस्से इसमें आएंगे और मैं बीच बीच में समझाता भी रहूंगा उसको। मनुष्य की क्षमता का एक छोटा उदाहरण उसकी आरंभिक स्थिति भ्रूणावस्था है, यानी भ्रूण की अवस्था। भ्रूण अवस्था की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही उसके बारे में विस्तार किया जा सकता है। पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि आलपिन की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। कल्पना करिए कि कितना छोटा होता है। आलपिन की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। उसे बिना शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्र के खुली आंखों से तो देखा तक नहीं जा सकता। रत क्रिया में यौन संस्थान में तीव्र विद्युत स्पंद उठने आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं की उत्तेजना से वो शांत पड़ा जीव जो भ्रूण है उत्तेजित हो उठता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करने के लिए एक सहयोगी की तलाश में बहुत तेज गति से परिभ्रमण करता हुआ वो पहुंचना चाहता है आगे। उस समय याद रखिए कि उसके हाथ, पांव, आंख आदि कुछ नहीं होते हैं उस भ्रूण के, तो भी अपनी आंतरिक आकांक्षा से, यह सब ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की व्यवस्था है, अपनी आंतरिक आकांक्षा से प्रेरित होकर अभीष्ट साथी को खोजने के लिए इतनी तेजी से दौड़ता है कि हिरण या चीते की दौड़ से भी उसका वेग बहुत आगे बढ़ा चढ़ा रहता है। तो शुक्राणु को डिंबाणु तक, यानी माता के पास पहुंचाने के लिए अपने आकार और स्थान की दूरी, मैं जरा इसको समझा दूं नहीं तो आप लोग परेशान होंगे कैसे मैं कह रहा हूं। उसका आकार मैंने बताया है कि आलपिन के हजारों, उसमें नोक पर भी हजारों रहते हैं, तो उसका आकार कितना छोटा होगा। और ये शुक्राणु डिंबाणु के स्थान तक पहुंचने के लिए वो दूरी भले कम हो, लेकिन अगर उनके आकार के अनुपात से और दूरी के अनुपात से उतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जितनी कि उसे मनुष्य के बराबर आकार का होने पर, यदि वह जो शुक्राणु है मनुष्य के बराबर का आकार होता और वह डिंबाणु और शुक्राणु के जो बीच की दूरी है, समझ लीजिए कि पृथ्वी की दूरी नापनी पड़ती है। अब चूंकि वो बहुत ही छोटा है और दूरी है, तो उस बहुत से छोटे होने के कारण बहुत ही कम दूरी के बावजूद एक प्रकार से अगर पूरा मनुष्य पूरी पृथ्वी की दूरी नापे, इतने के बराबर वो शुक्राणु डिंबाणु तक पहुंचता है। यात्रा पर स्खलन के समय लाखों शुक्राणु अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए निकलते हैं। वो एक ही नहीं, इस बात को मैं बहुत धीरे धीरे समझाना चाहता हूं। एक ही शुक्राणु नहीं, लाखों, लाखों मतलब 1,00,000 नहीं, n टाइम्स लाखों शुक्राणु उसी प्रोसेस को, उसी मनोरथ की पूर्ति के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन जो अणु प्राणपण का साहस करता है वही सफल होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहीं पर है और भ्रूण बनने का प्रगति पथ पर अग्रसर होने का श्रेय प्राप्त करता है। ये जो स्थिति है यहां पर इसी में कोई एक सफल होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा होते, इसका मतलब कि 2 शुक्राणु सफल हो गए।
कभी कभी आपने सुना होगा 3 या 5 और एक आया था कभी, उसमें 7 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही रेयरेस्ट है। दो तक शुक्राणु को डिंबाणु तक पहुंचने की सफलता बहुधा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना होती है। शुक्र और डिंब का मिलकर बना हुआ भ्रूण बिजली की नेगेटिव और पॉजिटिव दो धाराओं के सम्मिलन से उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय होता है। शुरू में भ्रूण बाल की नोक की बराबर होता है। आप, जब मैं बताता जा रहा हूं तो आप उसको उसी इमेजिन भी करिए कि बाल की नोक की बराबर होता है, किंतु वह 1 महीने के भीतर ही इतनी प्रगति करता है कि आकार में 50 गुना और वजन में 8000 गुना बढ़ जाता है। अब आप वो जो भ्रूण है कितना छोटा है, उससे आप 50 गुना की तुलना करिए, उसके वजन से 8000 गुना की तुलना करिए। 1 महीने मात्र छोटे से समय में किया गया काया निर्माण का कार्य कितनी प्रगति कर लेता है, इसे देखते हुए जीव की अद्भुत सृजनात्मक शक्ति पर संदेह करने का कोई भी कारण शेष नहीं रहता। माता के शरीर में असीम मात्रा में पोषक पदार्थ रहते हैं। उसे इच्छानुसार मात्रा में प्राप्त करने में भ्रूण पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई रोकथाम नहीं होती। उसे अपने शरीर के चारों ओर एक परत चढ़ानी पड़ती है। ये खुद भ्रूण करता है, या यूं कहिए कि ईश्वर ही की रचना ऐसी होती है। तो पहले भ्रूण, उसके बाद एक परत चढ़ानी पड़ती है जो गर्भाशय में उपलब्ध सामग्री में से छना हुआ उपयुक्त जो जरूरत है उतना पोषक पदार्थ ही भ्रूण तक जाने देती है। इसे संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी हो ले लो, जितना मर्जी हो खा लो। समुद्र में है वो पोषक पदार्थ का समुद्र है, वहां पर। समुद्र कहां पर है? तुलना करिए भ्रूण के आकार से। लेकिन यहां पर संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते हैं उसे, जो झिल्ली है। तो शरीर शास्त्र की दृष्टि से इस झिल्ली को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। संपत्ति के समुद्र में से मात्र उपयुक्त निर्वाह स्वीकार करने की व्यवस्था यह झिल्ली ही बनाती है। ऑक्सीजन और रसायन मिश्रित भ्रूण का उपयोगी आहार उसके शरीर में इसी झिल्ली द्वारा छन कर पहुंचता रहता है। बात इतने से ही नहीं समाप्त होती है। भ्रूण के शरीर से मल भी उत्सर्जित होता है। अरे जब भी कुछ भी पोषक पदार्थ खाएगा तो मल तो आएगा ना, मल तो निकलेगा ना। तो ये भ्रूण के शरीर से मल भी बनता है, उसे बाहर निकालना आवश्यक है। यह झिल्ली ही उस मल को बाहर निकाल देती है और माता के रक्त में ढकेल देती है। उसकी सफाई माता के रक्त को अपनी निज की सफाई के साथ साथ ही करनी पड़ती है। उपलब्धि की तरह परित्याग का सिद्धांत अपनाया जाना कितना आवश्यक है। हम लोग भी इसे हृदयंगम कर लें कि जो आता है उसका परित्याग भी करना है, और इसके करने पर ही भ्रूण की सुरक्षा और अभिवृद्धि संभव होती है। लोग संभवतः यही मानते हैं कि माता का रक्त ही भ्रूण की नसों में घूमता है। गलत है। माता का रक्त भ्रूण की नसों में नहीं घूमता है। वास्तविकता ऐसी है नहीं। बच्चे का अपना स्वतंत्र रक्त होता है। यह बात अलग है कि उसके निर्माण की साधन सामग्री माता के शरीर से उपलब्ध होती है। दूसरे महीने में भ्रूण के ऊपर एक रक्षा कवच जलीय जैकेट के रूप में धारण हो जाता है। पहले झिल्ली थी 1 महीने बाद, और दूसरे महीने में एक जलीय जैकेट के रूप में धारण कर लेता है। वो जानता है कि हर समर्थ को सुरक्षा संग्राम में उतरना पड़ता है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए अब एक झिल्ली के अलावा जलीय जैकेट भी प्रबंध कर लेता है। जीवन एक खुला संघर्ष है, वो समझता है। जो इस रण क्षेत्र में उतरने से डरता है, सुविधाओं की वर्षा होते रहने के सपने देखता है, वो पाता कुछ नहीं,
बल्कि खोता बहुत है। भ्रूण की शरीर संपदा बढ़ती है, साथ ही खतरा भी बढ़ता है। बाल की नोक या चना मटर जितने शरीर की पेट में कुछ विशेष खतरा नहीं था शुरू में, पर जब आकार बढ़ेगा तो खतरे की आशंका भी रहेगी। बच्चे के बढ़े हुए शरीर पर माता के पेट का दबाव बढ़ता है, साथ ही माता के चलते फिरते उलटने पलटने की क्रिया भी भ्रूण को प्रभावित करता है। ऐसी दशा में यह सुरक्षा कवच उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। सुरक्षात्मक जीवन संघर्ष के क्षेत्र में भ्रूण को कवच धारण करके उतरना पड़ता है और उसकी आवश्यकता दरअसल सत्य यही है कि सुरक्षा कवच की आवश्यकता जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, जब हम लोग की स्थिति होती है तो सुरक्षा कवच की आवश्यकता मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। वो सुरक्षा नहीं, कवच नहीं, लेकिन हमेशा ही हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। 1 महीने का भ्रूण 1 इंच के 10वें भाग के बराबर लंबा रहता है। 1 इंच समझते हैं आप, और उसका 0.1 इंच यानी जो 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा है उससे थोड़ा बड़ा। आप ये सोचिए कि 1 इंच के 10वें भाग के बराबर, तभी से उसके हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और आंतें बनना शुरू हो जाती हैं। गुर्दे बनाने में तो जीव को भारी उखाड़ पछाड़ करनी पड़ती है। आरंभिक गुर्दे मछली के गुर्दे से मिलता जुलता है, पीछे वो बाद में वो मेढक जैसा बन जाता है गुर्दा। फिर उसकी आकृति छोटे पशुओं के समतुल्य होती है। छोटे पशुओं का मतलब बहुत छोटे जीव। संभवतः यह विकास परंपरा का यही क्रम है। पहले महीने में भ्रूण की जो स्थिति होती है, दूसरे महीने में उसका क्रम बढ़ता ही चला जाता है। पहले महीने की तुलना में उसकी लंबाई 6 गुनी, वजन बहुत बड़ा हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के निशान, रीढ़ की हड्डी, अस्थियों का ढांचा, तंत्रिकाओं का जाल इसी अवधि में बनना शुरू हो जाता है। तीसरे महीने में यौन शरीर के अन्य अवयव भी स्पंदन, ऐंठन और हलचल करते देखे जाते हैं, पर सबसे अधिक उथल पुथल आंतों में होती है। वे होती तो अनगढ़ रस्सी की तरह, पर उनकी मंथन क्रिया देखते ही बनती है। पूर्ण मनुष्य की आंतें जिस गति से काम करती है, बात यहां फिर समझिएगा, पूर्ण मनुष्य की आंतें जिस गति से काम करती है उसकी तुलना में भ्रूण की आंतें प्राय 1000 गुना अधिक पुरुषार्थ कर रही होती हैं। कितना श्रम है, कितना पुरुषार्थ है भ्रूण के लिए। जीव चेतना की मूलभूत क्षमता का यही प्रारंभिक परिचय है। इससे उसकी तात्विक सामर्थ्य का पता चलता है। शरीर में अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव 2 हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। एक है मस्तिष्क और दूसरा है हृदय। तीसरे महीने इनका भी विकास शुरू हो जाता है। बुद्धि और भावना को 2 क्षमताएं ही ऐसी हैं जो मनुष्य को अभीष्ट गति और उपयुक्त दिशा देती है। विकास साधनों के आधार पर नहीं, इन्हीं 2 अवयवों, 2 विभूतियों के आधार पर होता है सारा विकास। सफलताएं और उपलब्धियां तो इन 2 तत्वों की प्रतिक्रिया मात्र है। गर्भस्थ शिशु इन्हें विकसित करने की आवश्यकता को समझता है और किसी योग्य हो सकने की स्थिति में आने के लिए 2 महीने की अवधि पूरी होते ही वो इन 2 अति महत्वपूर्ण केंद्रों के विकसित करने में जुट जाता है। उन दिनों इन पर जितना श्रम होता है उतना ही यदि जन्म काल के उपरांत भी हो तो मनुष्य की ज्ञान संपदा और भाव विभूति की चरम उन्नति हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भ्रूण अपने मस्तिष्क और बुद्धि के विकास के लिए जितना श्रम करता है, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है इसलिए अपने को नहीं लगेगा, लेकिन उस तुलनात्मक दृश्य से ऐसा कहे कि अगर मनुष्य उसी तरह का, उसी इनर्शिया से, उसी मोमेंटम से अगर
अपना कार्य शुरू करे तो ज्ञान संपदा और भाव विभूति चरम सीमा तक जा सकती है, और ऐसा मनुष्य फिर देवात्मा स्तर का आलोकमय जीवन बिता सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, लिंग भेद की पृथकता तीसरे महीने से आरंभ होती है, शुरू में नहीं। उससे पूर्व भ्रूण में उभय लिंगी लक्षण होते हैं, मतलब वो पुरुष भी या स्त्री, वो भ्रूण दोनों हो सकता है, दोनों में से जीव। अब ये बात देखिए कि जीव किसका चुनाव करता है, वो उसकी अपनी चेतनात्मक प्रकृति पर निर्भर है। जीव की पसंदगी के आधार पर ही उसका लिंग विकसित होने लगता है। प्रकृति ने दोनों ही अनुदान उसके सामने खुले रखे हैं। जिसे भी जीव चुनना चाहे इच्छा पूर्वक मर्जी से, उसमें से चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को, एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर सकता है। जीव को अपने ही बलबूते उपार्जित करना पड़ता है। जन्म लेते ही वो अपने शरीर को नई परिस्थितियों से टक्कर लेने योग्य बनाने के लिए प्रचंड प्रयास करता है। इसको जन्म काल में बालक की विचित्र गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। नवजात शिशु जन्म लेते ही हांफता है, कांपता है, चिल्लाता है, हाथ पांव पीटता है। ये सब क्या है? इसे उसका सामर्थ्य संपादन प्रयत्न ही कहा जा सकता है। गर्भरज्जु कटते ही, यानी गर्भ के बाहर एक रस्सी नुमा होता है, तो उसको कटते ही नाल जिसको कहते हैं, उसे स्वावलंबन का उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। अभी तक प्रक्रिया थी मां के खुराक से और उस नली के द्वारा कवच और झिल्ली को छानते हुए उसको पहुंचता था। तब माता उसके विकास में सीमित सहयोग ही दे पाती है। इस संसार का यही नियम है कि जीव को अपने बलबूते निर्वाह और प्रगति के साधन जुटाने पड़ते हैं। सहयोग तो आदान प्रदान के सिद्धांत पर ही टिका रहता है। पेट से बाहर आने में कष्ट तो माता को होता है ना, सुनते ही होंगे कि पेट से बाहर आने में कष्ट तो माता को होता है, पर उसके बाहर आने की प्रक्रिया में प्रबल चेष्टा और अदम्य आकांक्षा, इच्छा शक्ति शिशु की ही काम कर रही होती है। गर्भस्थ शिशु अतिशय दुर्बल हो तो वह माता की कितनी भी इच्छा होने पर भी बाहर नहीं आ सकेगा। उसे माता का पेट चीर कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि जन्म लेने के तुरंत बालक रोए नहीं, हांफे नहीं, चिल्लाए नहीं, हाथ पांव हिलाए नहीं, हाथ पांव पीटे नहीं, तो उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर ही कृत्रिम उपायों से बच्चों को रोने चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा होने से ही उसके शरीर में रक्त संचार होता है। तो जीव को प्रसुप्ति से जागृत में आने और उस समय की परिस्थितियों का सामना करने में कितने प्रबल पुरुषार्थ और कितने अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, इसे देखकर उसकी मौलिक गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। ईश्वर की रचना को सोचा जा सकता है, ईश्वर के अद्भुत इस कृति को समझा जा सकता है कि गर्भ में एक बालक शुक्राणु डिंबाण, उसके बाद से खुद बालक वो छल्ली का निर्माण करता है, फिर एक कवच का निर्माण करता है, फिर भोजन का प्रबंध करता है, फिर उसके बाद से उसका जो मल होता है उसको बाहर ढकेलता है, और फिर उसके बाद वो माता प्रबंध करती है। इस प्रकार से एक अद्भुत 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 प्रक्रिया होती है मां के गर्भ में भ्रूण के द्वारा।